Welcome to Prahlad Goyal Physics classes. In this class, we will discuss some questions of additional practice problems. इसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं. तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Unit vectors p cap and q cap are inclined at angle theta. Then prove that mod of p plus q is twice of cos theta by 2. देखो, अब क्योंकि p कैप और q कैप यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. तो फिर जो मोड ऑफ p कैप प्लस q कैप, तो टेक LHS. तो अभी अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और फिर अंडर रूट ले लें तो एक ही बात है. और p प्लस q के मोड का स्क्वायर ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, अगर इनके बीच एंगल थीटा है. फिर p और q की वैल्यू 1 रख दो. तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन 1 प्लस कोस थीटा, फिर 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 इंटू 2 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट कोस थीटा बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू RHS. Similarly, we can do part 2 also. तो अब इन द सेम वे यू कैन डू पार्ट 2 आल्सो. अब यहाँ पे p माइनस क्यू है, तो फिर ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो फिर ये सॉल्व करके यू विल गेट RHS. 4th हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. तो अभी हमें दिया हुआ है x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a आर 4 मीटर एंड 6 मीटर. तो फिर वेक्टर a हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप, एंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ a प्लस b आर 10 एंड 9. तो फिर a प्लस b हो जाएगा 10i कैप प्लस 9j कैप. तो कैलकुलेट फॉर द वेक्टर b द फॉलोइंग्स. तो फर्स्ट पार्ट है x एंड y कंपोनेंट्स. तो हमने b के x और y कंपोनेंट्स बताने हैं. तो अगर 2 माइनस 1 कर दें तो 2 माइनस 1 करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो b बचेगा, और ये आएगा 10 माइनस 4 6i कैप प्लस 9 माइनस 6 3j कैप. तो फिर b का x कंपोनेंट 6 हो गया और y कंपोनेंट 3 हो गया. फिर पूछा है भी इट्स लेंथ. तो b की लेंथ हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो रूट 45 यानी 3 रूट 5. फिर पूछा भी एंगल इट मेक्स विद x एक्सिस. तो अगर वेक्टर b को हम ड्रा कर लें तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
तो वेक्टर बी है 6i प्लस 3j। तो i में इसका कंपोनेंट 6 है और j में 3 है, तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा 6,3 एंड वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट will be vector b and suppose it makes angle theta with x-axis. तो इन दिस ट्रायंगल tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा आ जाएगा 3/6 1/2, सो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 एंड दैट इज 26.6 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। A vector A when added to the vector B, तो अभी हमें वेक्टर B दिया हुआ है 3i प्लस 4j। तो व्हेन वेक्टर A इज एडेड टू वेक्टर B, यानी A प्लस B अगर कर देते हैं तो यील्ड्स रिजल्टेंट, यील्ड का मतलब देता है, तो यील्ड्स रिजल्टेंट वेक्टर that is in the positive y direction and has a magnitude equal to that of b। तो अभी जो b का मैग्नीट्यूड है ये आएगा √3² प्लस 4² यानी 5 आएगा। तो फिर जो वेक्टर a प्लस b है इसका मैग्नीट्यूड तो 5 के बराबर है और इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन यानी जे कैप। तो फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 5 जे कैप। अब ये b की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, तो यहाँ से a आ जाएगा -3i प्लस j। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो फिर a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3² प्लस 1² और ये आएगा √10। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। In a two-dimensional motion of a particle, the particle moves from point A to point B. Point A का पोजीशन वेक्टर r1, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर r2। तो r1 की लेंथ है 3, r2 की लेंथ है 4, थीटा 1 एंगल इज 75 डिग्री, थीटा 2 इज 15 डिग्री। तो फिर ये वाला एंगल हो जाएगा 75 - 15 यानी 60 डिग्री। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। तो हमने जो वेक्टर ए बी है इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मैग्नीट्यूड डी मान लो, तो फिर डी की वैल्यू बतानी है भी हमने। तो अभी एक तरह से ये ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल की हमें एक साइड मालूम है, दूसरी साइड मालूम है, उनके बीच का एंगल मालूम है एंड वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का जो फार्मूला होता है फिर वो ये होता है भी √a² प्लस b² -2ab cos थीटा।
तो cos 60 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तभी आ जाएगा √13। क्वेश्चन नंबर 8, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A, B, C एंड D आर गिवन। तो भी ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, R2 B का और R3 C का और ये D का। Then prove that displacement vectors AB and CD are एंटी पैरेलल। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा अभी, तो वेक्टर ए बी हो जाएगा R2 - R1, यानी 4 - 3 1 i कैप, 5 - 4 1 j कैप, 6 - 5 1 k कैप। और जो वेक्टर सी डी है वो हो जाएगा D - C, यह आएगा 4 - 7 यानी -3 i कैप, और 6 - 9 तो -3 j कैप, और यहाँ पे k का 0 है तो 0 - 3 -3 k कैप। तो फिर यहाँ से जो सी डी आएगा, तो अगर -3 कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा, और अंदर ये बच गया ए बी के बराबर, तो सी डी इज -3 ए बी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया भी, सो सी डी इज एंटी पैरेलल टू ए बी। तो ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, ये एंटी पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, consider the following vectors, can you find at least one unit vector perpendicular to them। तो देखो जैसे हम फर्स्ट पार्ट लें इसका, 3i - 4j, तो कैन यू फाइंड एट लीस्ट वन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू देम। अब देखो जो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर XY प्लेन में होगा, मतलब 3 इस तरफ है, -4 j कैप में -4, तो ये पॉइंट हो गया, तो ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा। सो दिस वेक्टर लाइज इन XY प्लेन। तो फिर जो k कैप है यानी अलोंग z एक्सिस, तो k कैप इसके परपेंडिकुलर होगा, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा k कैप। सिमिलरली वैसे तो देखो जैसे वेक्टर ये है इस तरफ, अगर हम एक वेक्टर ऐसे ड्रा करें तो ये भी इसके परपेंडिकुलर हो सकता है, हम इस तरफ ड्रा करें तो ये भी इसके परपेंडिकुलर हो सकता है। तो फिर किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर काफ़ी सारे वेक्टर हो सकते हैं। तो इन जनरल अगर हमने निकालना हो, सपोज मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2i - 3j - k, इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालो।
तो चलो मैं मान लेता हूँ कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी आई का आई के साथ। तो कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट? 2x माइनस 3y माइनस जेड शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आई है, जबकि अननोन 3 है, एक्स वाई और जेड। तो हम इनमें से कोई भी दो अननोन्स को अज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लो लेट y इज इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 4। तो फिर यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कर दो, तो x कितना आ जाएगा? तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। देन x इक्वल टू 5। तो फिर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर हो जाएगा 5y कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। So this vector is perpendicular to this vector। इस तरह से आप y और z की कोई और वैल्यूज़ ले लो, तो वहाँ से कुछ और वैल्यू आएगी x की, तो फिर जो वेक्टर आएगा वो भी परपेंडिकुलर होगा इसकी। तो इस तरह से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर काफ़ी वेक्टर हो सकते हैं। इनफैक्ट देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो चुका है, भी ये एग्जाम्पल्स में था। ये एग्जाम्पल नंबर 9 तो ये हो चुका है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, 11th भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 के ये आंसर्स हैं। So these are the answers to question number 12. You can do this yourself. Question number 13. The resultant of vectors p and q is r. तो इसका मतलब है p प्लस q इज इक्वल टू r. On reversing the direction of q, the resultant vector becomes s. तो हमने q को उल्टा कर दिया, तो फिर ये माइनस q हो जाएगा, और फिर जो रिजल्टेंट है वो s आ गया, यानी p माइनस q इज s. Show that r square plus s square is equal to 2 of p square plus q square. तो देखो अगर p और q के बीच एंगल थीटा है, तो फिर r square कैन बी रिटन एज p square plus q square प्लस 2pq cos थीटा। और जो सब्ट्रैक्शन है दो वेक्टर्स का, उसमें फिर यहाँ माइनस आ जाता है, तो एस स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर
is twice of p square प्लस q स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया भी। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 14। The three vectors a, b and c are represented in magnitude and direction by OP, OQ and OS। तो तीन वेक्टर्स हैं भी OP, तो दिस वेक्टर इज OP, दिस इज OQ एंड दिस इज OS। तो हमने OP को A मान लिया, OQ को B मान लिया और OS को C मान लिया। एंड गिवन दैट A प्लस B इज इक्वल टू 2C। तो A प्लस B इक्वल टू 2C। तो A की वैल्यू पुट करो तो यानी OP, B की वैल्यू पुट करो OQ और C की वैल्यू पुट करो OS। तो शो दैट S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो हमने शो करना है कि जो S है वो PQ का मिड पॉइंट है। देखो अगर हम वेक्टर QS को लिखें अगर, तो QS हो जाएगा OS माइनस OB, क्योंकि जैसे QS को अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लें तो इनिशियल पोजीशन Q है और फाइनल पोजीशन S। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फिर जो वेक्टर QS है ये हो जाएगा OS माइनस OB यानी C माइनस B। और ऐसे ही अगर हम वेक्टर ये निकालें वेक्टर SP, तो वेक्टर SP हो जाएगा A माइनस C। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीएडजस्ट करें तो C को इधर ले आएं और B को मतलब 2C को लिख लें C प्लस C और एक C को इधर ले आएं और B को उधर ले जाएं। तो फिर आ जाएगा A माइनस C इक्वल टू C माइनस B। और फिर A माइनस C SP के बराबर और C माइनस B QS के बराबर। तो इसका मतलब है कि SP और QS दोनों इक्वल हैं। सो S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। सो S इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो यही हमने प्रूव करना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। A ray of light moving along the unit vector -I minus 2j undergoes refraction at an interface of two media which is xz plane. The refractive index for y greater than 0 is 2 and while for y less than 0 is √5/2. So find the unit vector along which the refracted ray moves. देखो इसमें हमने एक ये फॉर्मूला किया था ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो इस फार्मूले का यूज़ होगा। इसका आंसर C आया था। इसमें I कैप थी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, N कैप डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, R कैप डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और μ1 और μ2
रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस थे मीडियम की। तो μ1 हमने 1 ले लिया था इसमें और μ2 को म्यू ले लिया था। तो इसमें हमें जो दिया हुआ है कि मान लो जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो फार्मूला जो अभी हमने पीछे देखा वो फार्मूला था I क्रॉस n कैप इज इक्वल टू म्यू इंटू r क्रॉस n कैप। अगर यहाँ पे μ1 और μ2 रख दें तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें I कैप थी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन u कैप मान लें तो फिर I कैप की जगह पे u कैप आ जाएगा, क्योंकि I कैप हम इस तरफ लेंगे इसलिए। तो अगर u कैप है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, u कैप इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो फिर फार्मूला ये हो जाएगा। तो इसमें भी z एक्सिस बाहर की तरफ होगा, x ऐसे y ऐसे और z विल बी आउटवर्ड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये सारा स्पेस y ग्रेटर देन 0 है। तो उस पूरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, और जो नीचे वाला स्पेस है ये सारा y लेस देन 0 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √5/2। तो अभी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √5/2। अब जो लाइट है वो इस तरफ आ रही है -I -2j की तरफ। तो फिर ये वेक्टर किस तरफ बनेगा अभी? देखो ये वेक्टर ऐसे बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा बिकॉज I भी नेगेटिव है J भी नेगेटिव है। तो I में -1 है और J में -2, तो फिर ये पॉइंट हो गया। तो फिर ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा। से दिस एंगल इज थीटा 1। तो यानी जो रे है वो इस तरह से आ रही है, अभी इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, एंगल थीटा 1 पे। तो लेट u कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो फिर u कैप हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, वो आएगा -I -2j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √1² + 2² यानी √5। सो दिस इज इंसिडेंट रे। अब मान लो ये रे रिफ्रैक्ट होके इस मीडियम में आ जाती है। अब ये मीडियम रेयर है, इसका μ1 2 है और इसका μ2 ये 2 से कम होगा, नहीं 2 से, हाँ 2 से कम होगा ये। तो फिर ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो फिर रे इस तरफ चली जाएगी। एंड सपोज डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज अलोंग आर कैप। तो फिर हमने आर कैप की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
तो मान लो भी आर कैप को हम कुछ मान लेते हैं, तो लेट आर कैप इज एक्स आई प्लस वाई जे। अब जो आर कैप है देखो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हमारे पास आर कैप की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हमें दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो अननोन है एक्स और वाई। तो पहले इक्वेशन तो हम ये निकाल सकते हैं कि क्योंकि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये 1 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई, और सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगी, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो सारी। तो μ1 की वैल्यू 2, यू कैप की वैल्यू माइनस को बाहर ले लिया, क्रॉस एन कैप। तो एन कैप होता है भी यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, तो नॉर्मल इस तरफ है अब, और इस तरफ यूनिट वेक्टर है जे कैप, तो फिर एन कैप की जगह पे जे कैप आ जाएगा, इक्वल टू μ2 इंटू आर कैप इज एक्स आई प्लस वाई जे, क्रॉस एन कैप इज जे कैप। तो अब यहाँ से 2 को उधर ले जाओ तो -4, √5 को नीचे ले आओ तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, और फिर आई क्रॉस जे के बराबर, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा भी। ऐसे यहाँ पे भी आई क्रॉस जे के बराबर और जे क्रॉस जे 0, तो यहाँ के से के कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4/5। तो एक्स की वैल्यू होगी -4/5, और फिर वाई एक्स को यहाँ पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी -3/5, और फिर आर कैप की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर दोगे -4/5 आई कैप -3/5 जे कैप, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17, see the figure using dot product prove that angle B in a semicircle is 90 डिग्री। तो अभी हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखो इसकी जो ये तीनों साइड्स हैं OA, OC और OB, ये तीनों रेडियस के बराबर हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बी सी, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि वेक्टर बी ए डॉट बी सी अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये प्रूव कर दें तो फिर इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो चलो इसको प्रूव करते हैं अभी। तो बी ए डॉट बी सी
तो फिर हम बी ए को लिख सकते हैं अभी बी ओ, मान लो वेक्टर बी ओ प्लस ओ ए। तो वेक्टर बी ए कैन बी रिटन एज बी ओ प्लस ओ ए। Similarly, vector BC can be written as BO plus OC. अब जो वेक्टर OA है तो OA विल बी नेगेटिव ऑफ OC, यानी OA कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ OC, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर हम यहाँ OA को रख सकते हैं माइनस OC। तो फिर आ जाएगा BO माइनस OC डॉट BO प्लस OC, तो ये आ जाएगा BO का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, और ये भी R के बराबर, ये भी R के बराबर, तो फिर 0 आ जाएगा अभी। सो एंगल बिटवीन BA एंड BC इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अभी इसके बाद। Find the component of vector R in the direction perpendicular to another vector A। तो मतलब हमें कोई वेक्टर R दिया हुआ है, मान लो ऐसे, और कोई वेक्टर A मान लो ऐसे दिया हुआ है। तो find the component of vector R in the direction perpendicular to another vector A and in the plane of R and A। तो हमने R का कंपोनेंट बताना है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। तो A के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली होगी, और R और A के प्लेन में होनी चाहिए डायरेक्शन ये, तो ये डायरेक्शन R और A के प्लेन में ही है। तो फिर R का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, तो ये हमने बताना है। तो मान लो अगर इस तरफ यूनिट वेक्टर n कैप है और ये एंगल थीटा है, तो फिर R का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा R साइन थीटा, इस तरफ R कोस थीटा होगा और इस तरफ R साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड होगा R साइन थीटा इनटू डायरेक्शन n कैप। तो फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। सो दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर। अब देखो भी, अगर हम A क्रॉस R निकालें, A क्रॉस R, तो जो A क्रॉस R का मैग्नीट्यूड होगा तो ये होगा AR साइन थीटा, और A क्रॉस R की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। ठीक है, A क्रॉस R की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। तो अभी A क्रॉस R की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, यानी स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और फिर वो A के परपेंडिकुलर भी होगा। और फिर अगर हम
ए क्रॉस आर का फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लें ए के साथ, तो फिर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए क्रॉस आर एंड ए, और डायरेक्शन इसकी होगी इस तरफ, ए क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी एन कैप में। तो फिर यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू आएगी ए आर साइन थीटा इंटू ए साइन 91 हो गया। तो फिर ये आर साइन थीटा इंटू एन कैप, अभी आर साइन थीटा इंटू एन कैप, तो ए इंटू ए का स्क्वायर नीचे ले आओ, अपॉन ए का स्क्वायर। तो अभी आपका आंसर आ गया। देखो डायरेक्शन को समझने के लिए लेट्स टेक दिस। तो अभी डायरेक्शन को समझने के लिए देखो, मान लो इस तरफ वेक्टर है आर, और इस तरफ है ए, और ये एंगल थीटा दोनों के बीच। तो अभी ए क्रॉस आर फिर इस तरफ हो जाएगा, ए क्रॉस आर इस तरफ हो जाएगा, दोनों के परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर आप अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे, तो थंब ऊपर की तरफ जाएगा। फिर हमने लिया ए क्रॉस आर का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, तो ए क्रॉस आर को हमने एक वेक्टर मान लिया, सपोज वेक्टर सी मान लिया इसको, और फिर सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने ए के साथ। तो फिर सी क्रॉस ए जब निकालोगे आप, तो अपने जब राइट हैंड की फिंगर्स को सी से ए घुमाओगे, तो आपका थंब इस तरफ जाएगा, तो आपका थंब जाएगा इस वाली पेंसिल की तरफ, यानी इस तरफ। तो आपका थंब इस तरफ हो जाएगा, और ये डायरेक्शन हमने मानी एन कैप। तो सी क्रॉस ए वेक्टर जाएगा इस तरफ, तो सी क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा आर साइन थीटा, और डायरेक्शन है एन कैप। और फिर सी की वैल्यू पुट कर दो, ए क्रॉस आर तो ए क्रॉस ए इज आर साइन थीटा एन कैप। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था। सॉरी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए
और डायरेक्शन एन कैप, और सी का मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आर इंटू ए एन कैप, और फिर ए क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड था ए आर साइन थीटा इंटू ए एन कैप। तो भी हमने लिखा था ये, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा ए एन कैप। तो ये हमने लिखा था अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल है, इसे आप कर लोगे। 21 है, शो दैट ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू दिस। तो इसे ओपन कर दो भी, अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, और ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी, अगर इसको ओपन कर लें हम तो आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, फिर इसको ओपन कर लें बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, फिर इसको ओपन कर लें सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो बी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ए क्रॉस सी क्रॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, और बी क्रॉस सी क्रॉस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुल मिला के 0 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो अगर हम LHS ले लें, तो भी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, तो फिर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। एंड दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये 24th भी ऐसे ही कर लोगे, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8, तो ए क्रॉस बी को लिख लो ए बी साइन थीटा, फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 5, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 4/5, साइन थीटा 4/5 है, तो फिर कोस थीटा 3/5 होगा, और फिर ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी कोस थीटा,
तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, cos थीटा 3/5, तो 6 आ जाएगा। बट आंसर दिया है ±6। उसका रीजन ये है कि साइन थीटा अगर 4/5 है तो फिर cos थीटा प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। तो फिर ए डॉट भी आ जाएगा ±6। क्वेश्चन नंबर 25 भी आप कर लोगे। इसमें ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो उससे हो जाएगा। 26 से हम कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। ये वाला क्वेश्चन था 26। 27 भी हो जाएगा जैसे हमने 24 किया। 28 देखो, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, शो दैट सी नीड नॉट बी इक्वल टू ए। देखो अगर हम इसको इस तरफ ले आएं और बी कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा ए माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर ए माइनस सी है वो बी के कोलिनियर है, यानी बी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। तो ए माइनस सी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ए माइनस सी वैक्टर 0 होगा, क्योंकि ए माइनस सी 0 होगा तभी सी ए के इक्वल होगा। बट ए माइनस सी नीड नॉट बी 0, सो सी नीड नॉट बी इक्वल टू ए। सो दिस असाइनमेंट इज आल्सो कंप्लीटेड। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।